नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, विकर किस प्रकार से निकाला जाता है और वहाँ से मूलों की प्रकृति किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे उनको हमने हल किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस क्लास के साथ आपको अंत तक जुड़े रहना है और उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो साथीगण हैं उन तक भी ये क्लास पहुँचे और वो भी इस क्लास का अच्छे से फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करने वाले हैं। अपने पास है प्रश्नावली 4.3 और उसका पहला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करना है। मतलब द्विघात समीकरण है, उसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। मतलब पहले हमें उसकी प्रकृति बतानी है, अगर उनका अस्तित्व है मतलब यदि वास्तविक मूल है। और वास्तविक मूल कब आते हैं? जब व्युत्कर का मान 0 या प्लस में आता है तब वो वास्तविक होते हैं। जब वास्तविक होते हैं तभी उनका अस्तित्व होता है। तो कहा है वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, और अगर वास्तविक नहीं है तो उनको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण है अपने पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इसकी तुलना हम इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके साथ में करते हैं। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर मानक रूप के साथ में हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलती है? x² का गुणांक लिखना है तो x² का गुणांक 2 है। फिर b की वैल्यू मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक है -3, और c मतलब अचर पद कांस्टेंट वैल्यू, वो है अपने पास 5। यहाँ से फिर हम इसका विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर को हम लिखते हैं d से, और d अपने होता है b² माइनस 4ac के बराबर। b का स्क्वायर करना है मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, -3 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखना a और c की वैल्यू दोनों प्लस में है और ये 4 भी प्लस का, मतलब सभी प्लस की वैल्यू है तो गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और आगे माइनस का निशान है तो हो जाएगा -40। जब हम देखते हैं तो जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की मिलती है तो वैल्यू माइनस में आएगी, और 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 31। मतलब विविक्त कर ऋणात्मक है। यहाँ से पता चला कि जो विविक्त कर है हमारे पास वो कैसा है? ऋणात्मक। विविक्त कर ऋणात्मक है, अतः विविक्त कर कैसा है अपने पास? ऋणात्मक। अतः मूल काल्पनिक होंगे। विविक्त कर कैसा आ रहा है अपने पास? ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि जो मूल होंगे वो अपने पास कैसे होंगे? काल्पनिक। और जब काल्पनिक मूल है तो उनको क्या करने की अपने कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना द्वारा कंपैरिजन कर देना है। कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू लिखनी है। x² का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक कितना है माइनस का 4√3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4। यहाँ से हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। व्युत्क्रम हम लिखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू वो है अपने पास 4। देखना ये माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, अपने पास प्लस आता है। अब 4√3 का स्क्वायर करना है, मतलब 4 का भी स्क्वायर करना है, √3 का भी स्क्वायर करना है, और ये दोनों आपस में गुणा में है, दोनों साथ में चिपके हुए हैं, मतलब इनके बीच में गुणा हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना लिखा, 16। अब बीच में गुणा का निशान, क्योंकि इनका आपस में क्या हो रहा है, गुणा। अब √3 का भी तो स्क्वायर होगा। अब √3 का स्क्वायर, तो जब भी किसी अंडूड वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उस स्क्वायर के द्वारा वो अंडूड है वो कट जाता है और केवल संख्यात्मक मान बचता है। तो यहाँ से स्क्वायर से अंडूड कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3। फिर माइनस का निशान है, सभी प्लस में है, गुणा कर देते हैं। अगर इसके अंदर से कोई भी माइनस में होता, एक आध भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या लिखते, प्लस, लेकिन सभी प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 4 × 12, 12 चौक 48। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, 16 × 3, तो 16 × 48, और ये भी माइनस में है 48। 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, व्युत्क्रम आ जाएगा 0। यानी यहाँ से अगर हम प्रकृति बताएं, मूलों की क्या बताएं, प्रकृति, तो प्रकृति के अंदर क्या कहेंगे कि मूल है वो वास्तविक है तथा समान है। क्योंकि व्युत्क्रम का मान 0 आया है तो यहां से हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक भी होंगे तथा समान भी होंगे। अब वास्तविक तथा समान है यानी अस्तित्व है, अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है, तो इसके हमें मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अपने पास समीकरण लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यह समीकरण है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात करने की हमने 2 विधियों की बात की है, अभाज्य गुणनखंड विधि और एक हमने कहा था द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। देखना, अब हमें जो द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने हैं उसके लिए द्विघात सूत्र काम में लेना है, यानी श्रीधर आचार्य सूत्र काम में लेना है। अब हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता नहीं लेंगे। हमने जो एग्जाम्पल थे उनको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया था। अब आप चाहे तो उनको द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो इस प्रश्नावली के सवाल हैं उनको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। अब द्विघात सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। हमने इसकी बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि द्विघात सूत्र को हम लिखते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ऊपर अंडरूट और बटे में 2a, यही लिखा था। तो इसको हम द्विघात सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र के अंदर अगर हमें मूल ज्ञात करने हैं तो मूल है वो x की फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, किस रूप में है वो देख लेना है। तो सारे जो चर के मान हैं वो x के रूप में है, तो मूल है वो x की वैल्यू ही निकलेगी। तो x बराबर हम लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2b। ये अपने पास हो जाएगा द्विघात सूत्र, और इसी को हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर हमने x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो मूल निकलेगा वो x का ही मान होगा। चर अंदर x है तो यहाँ पर ये मान भी किसका निकलेगा, x का। अगर ये द्विघात समीकरण चर y के रूप में होता तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, y लिखते। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, देखना माइनस फिर b है, मतलब माइनस तो ये फॉर्मूले का है, फिर b की वैल्यू लिखनी है। तो पहले माइनस लिख दिया फॉर्मूले वाला। अब b की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी लिखी थी, -4√3। तो ये b का मान है,
ऐसा नहीं कि इस माइनस को इसकी जगह रख दे, ये माइनस फॉर्मूले का है। अब उसके बाद में बी का मान रखना है, तो बी का मान माइनस का 4√3 है, तो अब बी का मान लिखेंगे माइनस का 4√3 प्लस माइनस। अब वापस यहाँ पर बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वो हमने निकाल दी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 48 माइनस 48 0। मतलब इस पूरे का मान कितना लिखा जाएगा, 0। तो यहाँ पर आएगा अंडर के अंदर 0 और बटे में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4√3 और 2 तिया 6। आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो x बराबर कितना आया, 2√3 बटे में 3। ये अपने पास x की वैल्यू आई है, 2√3 बटे में 3, ये x का मान है। अब जब हमने इसका व्युत्क्रम निकाला था, व्युत्क्रम का मान 0 आया था, तो वहां पर हमने कहा था कि जो दोनों मूल हैं वो समान होंगे, यानी x का मान एक ये है तो दूसरा भी x कितना आएगा, 2√3 बटे में 3। मतलब जो दूसरा मूल होगा वो भी क्या होगा, 2√3 बटे में 3। तो ये आएगी इस द्विघात समीकरण के मूल। तो पहले तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम निकाल देना है, व्युत्क्रम के बाद में उसकी प्रकृति बतानी है। अगर प्रकृति से उसका अस्तित्व निकलता है, यानी मूल वास्तविक तथा समान आता है या वास्तविक तथा अलग आते हैं, तब उसको द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है। आप चाहे तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर द्विघात समीकरण से रिलेटेड वो सवाल आ रहा है और आप अगर उसको द्विघात सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, तो आपको उसको द्विघात सूत्र की सहायता से करना है। और बेसिकली देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंड की तुलना में द्विघात सूत्र है वो सिंपल लगता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अंडर के अंदर ज़्यादा मान देती है, तब अपने समस्या आती है। नहीं तो जब जीरो वाली स्थिति होती है, तब उसको अगर हम द्विघात सूत्र की सहायता से करें तो सवाल बहुत ही सिंपल वे में हो जाता है। और ऋणात्मक मान है तब तो उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। और जब प्लस वाले मान हैं, अगर कोई ऐसा मान आता है जिसका अंडर आसानी से निकल जाए, जिसका अंडर वाला मान है वो आसानी से निकल जाए, तब उसको द्विघात सूत्र से कर लेना है। तो द्विघात सूत्र की सहायता से सवाल कब करते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी व्युत्क्रम 0 आए और अंडर के अंदर कोई ऐसा मान आए जिसका वर्गमूल होता है, तब उसको आसानी से द्विघात सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। और अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती है तो आप उसके द्वारा भी उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ax² प्लस px प्लस c बराबर 0 से तुलना द्वारा पहले कंपैरिजन कर देना है और ए बी सी की वैल्यू लिख देनी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। यहाँ से हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। बी का स्क्वायर करना है, मतलब -6 का स्क्वायर, -4। ए की वैल्यू कितनी है, 2 और सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो डी बराबर कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 36 में से 24 गया तो कितना बचा, 12। अब डी का मान है वो धनात्मक है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल है वो वास्तविक होंगे तथा अलग होंगे। वास्तविक व अलग अलग होंगे। अब इसके मूल निकालने हैं हमें। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र द्वारा चर है वो x के रूप में दिया हुआ है,
तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहे तो इसकी जगह कैपिटल डी भी लिख सकते हैं और बटे में है अपने पास 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूले का माइनस आ गया और b का मान कितना है माइनस का 6। ये b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आया अपने पास 12 और ऊपर क्या लगा देना है अंडर और बटे में 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो x बराबर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस और बीच में प्लस और माइनस। अंडर 12 है, अंडर 12 को क्या लिख सकते हैं, अंडर 12 है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है मतलब 2 बार निकाल सकते हैं, तो पीछे कितना रहेगा अंडर का 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर 3 बटे में 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया 6 प्लस माइनस 2 अंडर 3 बटे में 4। देखा जाए तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस माइनस ये बचेगा अंडर का 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना आया 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटे में 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू लिख सकते हैं। एक बार अगर प्लस लेते हैं तो 3 प्लस अंडर 3 बटे 2 और एक बार अगर माइनस लेते हैं तो 3 माइनस अंडर 3 बटे 2। तो ये अपने पास x की 2 वैल्यू आई हैं, 3 प्लस अंडर 3 बटे 2 और 3 माइनस अंडर 3 बटे 2। दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास जो व्युत्कर है उसका मान आया था 12 यानी धनात्मक मान था, और जब भी धनात्मक मान आता है तो हम कहते हैं कि मूल है वो अलग अलग होते हैं तथा वास्तविक होते हैं। तो ये मूल अपने पास वास्तविक है और दोनों कैसे हैं अलग अलग हैं, एक के बीच में प्लस आ रहा है, एक के बीच में माइनस आ रहा है, मतलब अलग है। निकालने का तरीका यही है, आपको द्विघात सूत्र पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र लिखा जाता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a बटे में 2a। हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम व्युत्कर द्वारा निकालते हैं वो लिखनी है, फिर आगे माइनस का निशान है और फिर b की वैल्यू रख देनी है और बटे में 2 इंटू a की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है उसके द्वारा x का मान निकाल देना है। केवल कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी यह विधि है, यह अभाज्य गुणनखंड की तुलना में बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन अपने पास कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 मूल बराबर हो। हमें वैल्यू निकालनी है k की, इसकी वैल्यू निकालनी है k की। k का मान ज्ञात करना है कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके दोनों मूल बराबर है। अब दोनों मूल कब बराबर होते हैं, दोनों मूल कब बराबर होते हैं, जब उसके व्युत्कर का मान 0 आता है। जब किसी द्विघात समीकरण के लिए व्युत्कर का मान 0 के बराबर आता है तब उसके दोनों मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है कि 2 बराबर मूल हैं, दिया गया है कि 2 बराबर मूल हैं, अतः जो व्युत्कर है वो कितना होना चाहिए 0, अतः जो व्युत्कर d बराबर 0 होना चाहिए। जब व्युत्कर 0 के बराबर होगा तभी उसके 2 बराबर मूल होंगे। अपने पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करनी है। तो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, मानक रूप से कर रहे हैं।
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा हुआ है 2। फिर बी की वैल्यू मतलब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना लिखा हुआ है के, और उसके बाद में सी मतलब अचर का मान, तो अचर का मान कितना दिया हुआ है 3। विविध कर कितना आ जाएगा, विविध कर होता है टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर 0, ये हमको दिया गया है, डी बराबर 0 है वो पहले से ही दिया गया है। तो डी की जगह कितना रख देते हैं 0 बराबर बी का स्क्वायर, और बी का मान कितना है अपने पास के, तो के का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 3, 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अब माइनस का 24 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 24, तो के बराबर कितना लिखा जाएगा अंडरूट का 24, के की वैल्यू कितनी आई अंडरूट 24। अब अंडरूट 24 को क्या लिख सकते हैं, अगर अंडरूट 24 को लिखने जाए 2 का भाग देंगे तो 12, 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 का भाग देंगे तो 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है, के बराबर आ जाएगा 2, और पीछे कितना बचा अंडरूट 6। अब ये अंडरूट वाली वैल्यू है, मतलब ये प्लस के अंदर भी हो सकती है माइनस के अंदर भी हो सकती है, मतलब के का मान है वो प्लस का 2 अंडरूट 6 भी आ सकता है और माइनस का 2 अंडरूट 6 भी आ सकता है। ये अपने पास के की वैल्यू आई है, हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो के की वैल्यू कितनी लिखी हमने 2 अंडरूट 6। देखना सवाल के अंदर कहा गया है कि उसके 2 बराबर मूल होने चाहिए। अब 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब व्युत्कर 0 के बराबर होता है, तो हमने व्युत्कर का वाला फॉर्मूला लिखा और उसके अंदर डी की जगह वैल्यू कितनी रखी 0, बी की वैल्यू इस द्विघात समीकरण से निकाली, ए और सी की वैल्यू भी द्विघात समीकरण से निकाली और उसको व्युत्कर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, तो वहां से अपने पास के की वैल्यू आई 2 अंडरूट 6। उसको प्लस के अंदर भी लिख सकते हैं माइनस के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरूट वाला कोई भी मान होता है उसको प्लस में भी गिना जाता है माइनस में भी गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसके लिए भी कहा है कि 2 बराबर मूल होने चाहिए। लिखा है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6। यहाँ पर देखते हैं तो अपने पास यहाँ पर x की घात 2 वाला कोई भी पद नजर नहीं आ रहा, तो पहले तो इसको मैं थोड़ा हल करना पड़ेगा और इसके अंदर देखना पड़ेगा कि x की घात 2 वाला कोई पद है या नहीं है, यानी इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान तो माइनस, के एक्स और 2 का गुणा करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6, और बराबर में क्या है 0। एक्स की घात 2 वाला पद आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए बराबर कितना आ जाएगा के, बी बराबर माइनस का 2 के, ए कब आता है जब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक के है। बी कब लिखते हैं जब एक्स का गुणांक लिखा जाता है, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 2 के, और सी होता है अपने पास अचर पद, तो अचर पद कितना है 6। ए बी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर कहा गया है कि 2 बराबर मूल होने चाहिए, यानी व्युत्कर कितना होना चाहिए व्युत्कर कितना आना चाहिए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आना चाहिए 0। क्यों, 2 बराबर मूल है, तो बराबर मूल है, इसलिए हमें व्युत्कर को किसके बराबर लिखा है 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में वैल्यू पुट करते हैं। बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के, सी की जगह 6 बराबर में 0। अब माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस
4 गुणा के 4 के गुणा 6 24 के बराबर 0। 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ से अगर हम लिखें कि 4 के स्क्वायर हमने यही रखा और माइनस का 24 के है बराबर की इधर आया तो प्लस का 24 के। देखना 4 से काटा तो 6 बार कट गया और 1 के से 1 के कटा, तो यहाँ पर अपने पास केवल क्या बचा के, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास देखना यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लेने जाए, यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा अपने पास एक तो 4, क्योंकि 24 को भी 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, मतलब 4 इधर भी है 4 इधर भी है, के इधर भी मौजूद है के उधर भी मौजूद है, मतलब के वो भी कॉमन आ जाएगा बराबर। पीछे क्या बचा, 4 कॉमन ले लिया के कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा के और माइनस के अंदर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया के कॉमन ले लिया, तो पीछे केवल कितना बचेगा 6 और बराबर में 0। यानी यहाँ से दो मान निकाल सकते हैं, 4 के बराबर 0 आ जाएगा और के माइनस 6 बराबर 0 आएगा। तो के बराबर कितना लिख सकते हैं 0/4 और के बराबर कितना आएगा 6। के बराबर 0 भी वैल्यू आ सकती है और के बराबर 6 भी मान आएगा। यानी यहाँ से अपने पास जो के मान आते हैं वो कितने आएंगे 2। के बराबर आप यहाँ से 0 भी लिख सकते हैं और के के बराबर 6 भी लिख सकते हैं। कहा गया है कि के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके दो बराबर मूल हो, तो के बराबर 0 रखने पर भी आएगा और के बराबर 6 रखने पर भी आएगा। अगर 0 रखते हैं, के बराबर क्या रखे 0, अब जैसे ही के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये जो पूरा मान है वो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0। अब के का मान 0 रखा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही नहीं बचेगा। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही अगर नहीं है तो क्या वो द्विघात समीकरण होगा, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी ये वाली मान हम नहीं लेंगे, क्योंकि के बराबर 0 रखने पर ये अपने पास द्विघात समीकरण नहीं रहता, यानी के बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। केवल के का मान कितना लेंगे हम 6, के का मान केवल कितना लिया जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर 0 रखने पर यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, अतः के बराबर 6 मान्य हो। मतलब के की जो वैल्यू हम मानेंगे वो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। के की वैल्यू 0 मान्य नहीं है, के बराबर कितना माना जाएगा 6। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। कहा गया क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया के बारे में कहा है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी डायग्राम की चर्चा नहीं की गई है, कोई भी अपने पास डायग्राम पता नहीं है कि जो आम की बगिया है वो हम किस प्रकार की बना रहे हैं। केवल लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। अब लंबाई की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इसको हम आयत मान सकते हैं। अगर कहा होता कि केवल भुजा है तब उसको वर्ग के रूप में लेते। लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग हो सकती है। अब हल करने पर वो तो पता चलेगा कि दोनों अलग आ रही है सेम आ रही है, लेकिन फिलहाल लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात की गई है, मतलब दोनों जैसे अलग अलग है। और यहाँ पर कहा भी गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, मतलब दोनों अलग अलग है। लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी है अलग अलग, लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, मतलब दोनों भुजाएं अलग अलग है। अब यहाँ पर लंबाई की बात की गई चौड़ाई की बात की गई है, तो यहाँ से हम डायग्राम क्या सोचते हैं आयत, कि जो आम की बगिया है वो आयताकार है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना आम की बगिया आयताकार है
आम की बगिया कैसी है? आयताकार, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो माना कि चौड़ाई, पहले चौड़ाई पता होगी तभी तो उसका डबल करके लंबाई निकालेंगे। तो माना कि चौड़ाई है x, अब क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर पीछे क्या लगा देते हैं? मीटर। तो चौड़ाई अगर x मीटर है तब लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई के बारे में कहा गया है कि वह चौड़ाई की दुगुनी है। क्या लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई का दुगुना कर देते हैं, तो x का डबल क्या हो जाएगा? 2x। तो चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई। और कहा गया है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर। बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब बगिया का क्षेत्रफल है, अब बगिया कौन से आकार की है? आयत के आकार की है, आयताकार मानी है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 800। लंबाई कितनी है? 2x, और चौड़ाई कितनी है? x, बराबर में कितना आ जाएगा? 800। 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा अपने पास 800। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 800 के अंदर 2 का भाग दिया तो 400। x बराबर कितना आ जाएगा? 100 का 400, और 100 400 कितना आता है? 20। यानी x बराबर कितना आ गया अपने पास? 20। x क्या थी अपने पास? चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आई है? 20। देखना x का मान है वो प्लस का भी 20 आता है, माइनस का भी 20 आता है। यहाँ पर x क्या है? चौड़ाई है, तो दूरी हमेशा किस में ली जाती है? प्लस में। तो जो x का मान लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? प्लस में। माइनस वाली वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि चौड़ाई है, और चौड़ाई मतलब दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो x का यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौड़ाई, x मानी थी, कितनी आ गई? 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी अपने पास 2x, 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। यानी चौड़ाई 20 मीटर आई और लंबाई कितनी आई? 40 मीटर। तो सवाल के अंदर मैं कहा था कि आम की बगिया बनाना क्या ऐसा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने लंबाई चौड़ाई मानी, उसका क्षेत्रफल माना, तो उसके द्वारा हमारे पास चौड़ाई 20 मीटर आई और लंबाई कितनी आई? 40 मीटर। पहले मैं कहा था कि क्या ये बनाना संभव है, मतलब पहले मैं चेक करना था। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 800। यहाँ पर जैसे इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करने जाएं तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x वाला कोई पद नहीं है, मतलब b का मान 0, और c का मान कितना मानेंगे? माइनस का 800। यहाँ से व्युत्कर का मान निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस का 800। तो ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस, 4 दूनी 8, और 8 और 8 64, और पीछे आ गए 2 0। मतलब d का मान कितना आया? 6400। d का मान 6400 है, मतलब धनात्मक मान है। अब धनात्मक मान है मतलब मूल संभव है, वास्तविक मूल है। तब इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा अलग अलग। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई है? 20 आई है। तो प्लस का 20 भी आएगा, माइनस का 20 भी आएगा। उसके अंदर से हम कौन सी वैल्यू काम में ले रहे हैं? प्लस वाली। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 20। x का मान
प्लस का 20 भी आएगा, माइनस का 20 भी आएगा। हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 20। तो आप चाहे तो ये वाला जो भाग है इसको यहाँ पर इसके साथ में लिख सकते हैं और उसके बाद में ये वाला मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले मैं कहा था कि क्या ऐसा संभव है, मतलब पहले हमें जानकारी नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो पहले हमें चेक करना था। तो चेक करने के लिए आप इस वाले भाग को, विहितकर वाले इस भाग को, यहाँ 2x² बराबर 800 है, इसके बाद में आगे जोड़ सकते हैं। फिर वहाँ से हम x² का मान निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की आम की बुगिया बनाना संभव है। उसकी चौड़ाई तो होगी 20 मीटर और लंबाई कितनी होगी 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा है दो मित्रों की आयु का योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। जैसे दो मित्रों की बात करते हैं, एक मित्र की आयु है 6 वर्ष, तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो 20 आएगा। अगर कहते हैं एक की उम्र 12 साल है तो दूसरे की उम्र कितनी होगी? 8 साल। अब एक की 12 थी तो दूसरे की 8 कैसे निकाली? हमने 20 के अंदर से घटाया तभी तो निकाली। अगर एक की हमने 6 मानी तो दूसरे की 14 कैसे आई? तो एक की जब 6 मानते हैं तो दूसरे की 14 तभी आएगी जब 20 में से उस 6 को घटाएंगे। तो एक की वैल्यू हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं, तो दूसरे की निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 20 के अंदर से घटाना पड़ेगा, क्योंकि योग 20 दिया है। तो उसी प्रकार से लिखें कि माना एक मित्र की आयु है अपने पास x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु प्रश्न के अंदर दिया है कि योग 20 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस x वर्ष। यहां से तो ये बात पता चली। आगे लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी? 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे अभी 10 साल है तो 4 साल पहले कितनी होगी? 6 साल। 6 कैसे आया? 4 घटाया तब आया। अगर एक की 12 साल है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 8 साल। 12 से 8 कैसे आया? 4 हमने क्या किया है वहाँ पर? घटाया है। तो वही की वो बात कि अगर किसी मित्र की आयु अभी x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी? उसके अंदर से 4 कम कर देंगे, x माइनस 4 वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु उसके अंदर से भी 4 घटाना पड़ेगा, 20 माइनस x माइनस 4। 20 माइनस x माइनस 4 मतलब 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल कितना है? 48। गुणनफल कितना है? 48। मतलब इनका क्या करना है? गुणा। तो x माइनस 4, 16 माइनस x, इनका क्या कर देना है हमें? गुणा। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 48। इसको सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई कराते हैं पहले पर। x और 16 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16x, x और माइनस x का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x², माइनस 4 और 16 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 16 चौक 64, माइनस 4 और माइनस x का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 4 गुणा x 4x, और बराबर में कितना है? 48। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का x² प्लस 16x माइनस का 64
और प्लस का 48 है इधर आएगा तो माइनस का 48 और बराबर में 0। यह है अपने पास x² प्लस 16x माइनस 64 और 48 को अगर ऐड करें तो ये अपने पास हो जाएगा 48 4 52 52 60 112 बराबर 0। देखना x² का गुणांक है वो हम नॉर्मली धनात्मक रखते हैं, यहाँ पर अपने पास माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले, पीछे वाले जो सारे चिन्ह हैं अंदर वाले बदल जाएंगे। ये हो गया x² माइनस 16x प्लस का 112 बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण बना अपने पास x² माइनस 16x प्लस 112 बराबर 0। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू लिखें तो कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू लिखे तो x का गुणांक माइनस 16 और c की वैल्यू लिखे तो 112। यहाँ पर व्युत्क्रम निकालें b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना लिखना है 1 और c की जगह कितना लिखना है 112। तो d बराबर कितना आएगा माइनस 16, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 गुणा 1 4 और 4 गुणा 112, 112 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 100 गुणा 4 400 और 12 गुणा 4 48। तो ये हो जाएगा अपने पास 448 और 256 में से 448 अगर हम घटाएं 256 में से 448 घटाएं तो अपने पास कितना आ जाएगा, घटाने पर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ जाएगा, तो 448 में से 256 घटा देते हैं तो अपने पास आएगा 192। अब व्युत्क्रम का मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, व्युत्क्रम का मान किस में आ रहा है माइनस में। जब व्युत्क्रम का मान माइनस में आता है तो हम कहते हैं कि उसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं काल्पनिक, और जब काल्पनिक मूल हैं तो उनको ज्ञात नहीं करते, वहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो हम कहेंगे ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है क्योंकि व्युत्क्रम का मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, यानी यहाँ पर जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक मूल है मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, तो ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पर ये 2 लाइनें आपको लिखनी है कि व्युत्क्रम का मान ऋणात्मक आ रहा है अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति संभव नहीं है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप 80 मीटर दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है, कहा है कि क्या ऐसे पार्क को बनाना संभव है, मतलब यहाँ पर भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा, उसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। अगर व्युत्क्रम से पता चलता है कि ऐसा संभव है तब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। परिमाप दिया है 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब आकार क्या है वो अपने को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि वो आकार है अपने पास आयताकार। जब कुछ भी जानकारी नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं आयत मान लेते हैं। तो माना कि पार्क आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। अब लंबाई चौड़ाई मतलब हो सकता है अलग अलग है, तो वहां पर हम आयत मान लेते हैं। तो माना पार्क आयताकार, पार्क कैसा है आयताकार है। अब आयताकार है उसका परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। अब जो आयत होता है उस आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या लिखते हैं, तो आयत का परिमाप हम लिखते हैं आयत का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। आयत का परिमाप हम लिखते हैं कि जो बाहर वाली बाउंड्री होती है उसको ऐड करना है, तो लंबाई और चौड़ाई शामिल होती है। अब लंबाई 2 बार होती है, चौड़ाई भी 2 बार होती है, तो उसका हम जो परिमाप लिखते हैं वो लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस
चौड़ाई, ये आ गया 80 के बराबर। 2 से काटे तो कितना आ जाएगा 40, तो लंबाई प्लस चौड़ाई वो कितना आ जाएगा अपने पास 40। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा 40। अगर लंबाई में x मानूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माना लंबाई बराबर x, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है 40। अगर लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 में से घटाने पर आ जाएगी। तो लंबाई हमने x मानी, चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस x। क्या है उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। पार का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आना चाहिए 400। लंबाई कितनी है अपने पास x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x बराबर में 400। मल्टीप्लाई करते हैं, x और 40 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा अपने पास 40x माइनस x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर बराबर 400। 400 को भी इधर लेके आए, ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर उधर भेजें तो होगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। क्या किया है यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। तो x स्क्वायर प्लस का हो गया 40x माइनस का हो गया 400 प्लस का हो गया बराबर में क्या आ गया 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकाले a की तो वो कितना आएगा 1, वैल्यू निकाले b की तो भी तो कितना आएगा माइनस का 40, और वैल्यू निकाले c की तो वो आएगा अपने पास 400। बीट कर निकाल देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600। 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और 0 का स्क्वायर कर दिया तो 00, माइनस 4 गुणा 4 16 और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो डी की वैल्यू कितनी आई 0 और बीत कर 0 है, मतलब वास्तविक तथा समान है, अथवा ऐसा पार्क बनाना संभव है। ऐसा पार्क बनाना संभव है। काहे कि अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब संभव हो गया है अपने पास तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन विधि कौन सी काम में लेनी है द्विघात सूत्र। चर है वो x के रूप में ही है तो आएगा अपने पास -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस फॉर्मूले का लिख दिया और b की वैल्यू कितनी है 40 प्लस माइनस बीत कर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है और बटे में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1, x बराबर कितना आ जाएगा देखना वापस लिख लेते हैं। माइनस है फॉर्मूले का और b की वैल्यू कितनी है -40, तो माइनस का 40 प्लस माइनस बीत कर का मान 0 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 लिख दिया। x बराबर कितना आएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस तो 40 और पीछे अंडर 0 है, 0 होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बटे में कितना आ गया 2।
x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर कितना आ गया 20। कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो मूल कितने लिख लेंगे 2। तो x का मान कितना आया है 20। x का मान कितना आया है 20। x क्या माना था हमने लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। यानी इस पार का जो आकार है वो आयताकार नहीं है, कैसा है वर्गाकार। तो आप यहाँ पर पीछे लिख भी सकते हैं पार कैसा हो गया वर्गाकार। जो पार्क है वो आयताकार नहीं हो जाएगा, कैसा होगा वर्गाकार। लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने उसको कैसा माना था आयताकार। तो जब भी लंबाई और चौड़ाई दोनों कही जाए तब उस आकार को हमें आयताकार ही पहले एज्यूम करना है। उसके बाद में जैसे ही उसको हल करेंगे तो अगर वो वर्गाकार है तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास दोनों मान है वो बराबर आएंगे। लेकिन जब तक हमें मान के बारे में कंफर्म जानकारी नहीं होती तब तक हम उसको आयताकार ही मानेंगे। तो इसके साथ ही अपने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, वो अपने यही पर समाप्त होता है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके मूल क्या होते हैं, उस मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल निकालने के लिए हम कौन कौन सी विधि काम में लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दूसरी विधि है अपने पास द्विघात सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो बहुपद से ही हमें रिलेट करनी है, क्योंकि बहुपद और समीकरण है वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल उनके जो शब्द हैं वो बदल गए हैं। जो शून्यक है वो मूल में बदल गया, बहुपद है वो समीकरण में बदल गया। एक के अंदर बराबर नहीं है, दूसरे के अंदर बराबर है, बाकी कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करते हैं। अब द्विघात समीकरण को हल करना है तो आप उसके लिए द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी काम में ले सकते हैं। अब आप चाहें तो बहुपद को भी जब हल करते हैं और बहुपद के शून्यक निकालते हैं तो उसके अंदर भी द्विघात सूत्र को काम में ले सकते हैं, वहाँ पर भी कोई अपनी समस्या नहीं होगी। तो मैं आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।